बीमारी को ख़त्म किया जा सके। यही मेन उसका वैक्सीनेशन का अमल है, वैक्सीनेशन का एम है। तो अब आगे हमारे पास आ जाता है एक टॉपिक है आइडियल वैक्सीन। तो आइडियल का मतलब क्या होता है, क्या होता है आइडियल? आइडियल हाँ हाँ सेपरेट, हाँ ठीक है। और आइडियल से कहते हैं आइडियल पर्सनैलिटी, यूनिक, हाँ ठीक है, यूनिक ठीक है। किस वजह से कोई चीज़ यूनिक होती है? हाँ आइडियल, आइडियल देखें, आइडियल पर्सनैलिटी की जब बात करते हैं तो हम हाँ यस उसके फीचर्स होंगे। अब मैं जैसे कहता हूँ कि मेरी आइडियल पर्सनैलिटी है हमारे आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं मुझे भी कहें क्यों मैं हूँ आपके आइडियल, तो मैं उनको उनके फिर फीचर्स बताऊँगा, उनकी खसूसियात बताऊँगा ना कि क्यों मेरे वो आइडियल है। उनके अंदर ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है जो, और ये क्वालिटी उनको बाकी अदर पर्सनैलिटी से यूनिक बनाती है, इस वजह से वो मेरे आइडियल है। तो आपको अब यहाँ पर आइडियल वैक्सीन की बात की जा रही है, तो अब आप उनको पूछे कि आइडियल वैक्सीन कौन सी होती है, क्यों आप उसको आइडियल कह रहे हैं, तो आपके पास उसके कुछ फीचर्स होने चाहिए जो आप बताएं कि हाँ ये फीचर जिसको यूनिक बनाते हैं, ये फीचर उसको जो है वो बाकी इस वैक्सीन से डिफरेंट बनाते हैं, इस वजह से मैं इसको आइडियल वैक्सीन कह रहा हूँ। तो आइडियल वैक्सीन के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सबसे पहले अगर आप देखें तो लिखा हुआ है नॉन पैथोजेनिसिटी। ये तो हम चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं कि वैक्सीन जो है वो उसके अंदर जो एजेंट होगा इट मस्ट बी नॉन पैथोजेनिक। देखिए वो डिजीज प्रोड्यूसिंग ना हो, अगर ऐसा हो जाए कि डिजीज प्रोड्यूस हो रही है तो फिर वैक्सीनेशन का तो मतलब प्रिवेंट करना डिजीज को, डिजीज करवाना तो नहीं है। तो सबसे पहले वैक्सीन में नॉन पैथोजेनिक होना चाहिए, यानी कि जब ये इंजेक्ट की जाए तो ये बंदे के अंदर डिजीज कॉज ना करे। ये जो पीछे कोविड की वैक्सीन आई हैं आपके पास, साइनोवैक, साइनोफार्म, ये दूसरी जॉनसन और ये फाइजर, एस्ट्राजेनेका, ये तमाम वैक्सीन दीज आर नॉट द आइडियल वैक्सीन, ठीक है। आप इनको लगा रहे थे तो उसके बावजूद आप देख रहे थे कि बहुत सारे लोगों को दोबारा से ये रिलैप्स हो रहा था, दोबारा से ये हो रहा था। तो आइडियल वैक्सीन को बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। अच्छा ये ऐसे नहीं बन जाती कि जैसा शॉर्ट नोटिस पर आप एक महीने में बना, कोविड आ गया चलो जी वैक्सीन बनाओ जल्दी जल्दी ताकि, इस तरह नहीं बनती। वो फिर शॉर्टकट्स होते हैं, वो जुगाड़ होती है, किसी तरीके से कंट्रोल प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही होती है। लेकिन आइडियल वैक्सीन बनाने में बड़ा टाइम लगता है, उसमें ये तमाम पैरामीटर्स को देखा जाता है, ठीक है। नॉन पैथोजेनिसिटी को बीमार ना करें, ठीक है। अब कोविड की कई वैक्सीन ऐसी थी कि जो लगने के बाद इंसान जो है वो ज़्यादा नहीं बीमार हो रहा था, लेकिन कुछ बीमार हो रहा था, एक 2 पैराडोल खानी पड़ी, ठीक है। सेकंड है इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी की डेफिनेशन पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, देखें कोरिलेशन कैसे आ रहे हैं पिछले चैप्टर के साथ, कैसे कनेक्टेड है। इम्यूनोजेनिसिटी क्या है? स्ट्रांगली इम्यूनोजेनिक टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है, टू प्रोड्यूस इफेक्टिव रिस्पांस इज कॉल्ड इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी की यानी कि वैक्सीन को इम्यूनोजेनिक होना चाहिए ताकि जब भी आप उसके अंदर क्या हुआ कार आ गई, चलो छोड़ो। तो इम्यूनोजेनिसिटी में आप जब भी वैक्सीन को लगाएं तो इम्यूनोजेनिसिटी में वो आपकी बॉडी के अंदर इफेक्टिव इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस करने की उसमें सलाहियत हो, जिसको हम इम्यूनोजेनिसिटी कह रहे हैं। थर्ड है एफिकेसी, ग्रेटर देन 90%। एफिकेसी क्या होती है? एफिकेसी ये है कि अगर आप जैसे लेट्स सपोज इस क्लास में 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं, अब 100 स्टूडेंट्स को मैं एक वैक्सीन लगा रहा हूँ, तो उन 100 में से 90 लोगों के अंदर वो रिस्पांस प्रोड्यूस होना चाहिए जो रिस्पांस मैं चाह रहा हूँ, जो एक वैक्सीन को होना चाहिए। ऐसा ना हो जिसमें वो कंसेप्ट ऑफ रेगुलेशन अभी हम पढ़ गए हैं, ठीक है, वो काम ना हो कि 30% में रिस्पांस आ रहा है, 70 में आ ही नहीं रहा है, बीच में से जो 50% में आ रहा है, 50 में नहीं आ रहा, या 70 में आ रहा है, 30 में नहीं आ रहा, तो उसको हम एफिकेसी उसकी 90% या 90% से ज़्यादा नहीं होगी तो वो आइडियल वैक्सीन नहीं है, ठीक है। मोर देन 90% वैक्सीन को पॉपुलेशन के अंदर रिस्पांस प्रोड्यूस करना होता है, वो होती है एफिकेसी। तो 90% और 90 से ज़्यादा मीन 100 में से 90 या 90 से ज़्यादा लोगों के अंदर रिस्पांस प्रोड्यूस होना चाहिए। फीचर्स उसके जो है आइडियल वैक्सीन के जो फीचर्स हैं वो परफेक्टली उसके ऊपर आने चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव व्हेन गिवन ओरली। अब वैक्सीन को अगर आप इंजेक्शन की फॉर्म में दे रहे हैं, इंट्रावीनस है, इंट्रामस्कुलर आप दे रहे हैं, तो वो तो आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, आपको बेहतर पता होगा कि जब आप इंट्रावीनस या
इंट्रामस्कुलर रूट के जरिए कोई भी मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं तो वो ओरल मेडिसिन की निस्बत ज़्यादा जल्दी क्विक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होती है। जबकि जो ओरली ले रहे होते हैं उसमें फिर अब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोसेस होता है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वैक्सीन को जब आप ओरली भी लें तो ओरली वैक्सीन को भी ज़्यादा जल्दी जो है वो असर करना चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ वैक्सीन की फॉर्म में अगर आप उसको इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर आप दें तभी हो। अब इस वैक्सीन में सबसे जो ओरल आने वाली वैक्सीन है वो कौन सी है? बड़ी कॉमन पोलियो वैक्सीन, खतरे सबसे कॉमन है। ठीक है, तो ओरली भी देने के बाद उसके अंदर रिस्पॉन्स जो है वो इफेक्टिव प्रोड्यूस होना चाहिए, ये भी एक उसका गुड फीचर है। ठीक है, प्रोड्यूस लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी हो फुल लाइफ लॉन्ग ड्यूरेशन की इम्यूनिटी दे। ऐसा भी ना हो कि बस वैक्सीन लगाई तो महीने तक एंटीबॉडीज है, महीने बाद फिर जो है वो ये साफ, ऐसा भी ना हो। ये 4 महीने के लिए हो तो फिर वही साल, तो वो बच्चे को जो फसले की वैक्सीन और वो जो पैदा होती है लगाई जा रही होती है वो लाइफ टाइम होती है, तो इसको बोलते हैं कि यार लाइफ टाइम हो, ये लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी को प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, लो कॉस्ट, सस्ती भी होनी चाहिए। अब एक वैक्सीन, अब मिसाल के तौर पर कोविड की वैक्सीन हमारे पास आई, पाकिस्तान में तो कोई भी प्रोड्यूस नहीं हुई थी, इम्पोर्ट ही हुई थी ना। तो इम्पोर्ट कराने के बाद अगर एक वैक्सीन यहाँ पर पहुँच रही है और अगर कहा जाए आप सारों को कि जी आप सब ने वैक्सीन लगानी है और 1000 रुपये का एक डोज है, 1000 रुपये की, तो आप में से कौन 1000 रुपये की जाकर डोज लगाएगा? नो, कोई भी नहीं। या फिर चले हम लगा भी लेंगे तो जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या बिल्कुल लोअर क्लास के लोग हैं, फाइनेंशियल स्टेटस इनका नहीं है, वो किस तरीके से ये अफोर्ड कर सकेंगे कि वो 1000 रुपये की जाकर डोज लगवाएं? नहीं लगाएंगे। तो और डिफरेंट कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, बहुत सारे गरीब मुल्क हैं जहाँ पर जो है वो नहीं, तो आपको वैक्सीन ऐसी बनानी है कि जो लो कॉस्ट हो, जो पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर आप दें तो वो उस पर आपको कम से कम लागत आए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जैसा अगर इम्पोर्ट कर रही है कोई वैक्सीन तो वो भी अफोर्ड कर सके कि वो हम लोगों को फ्री में दे सके। तो हम लोगों को ये वैक्सीन फ्री में लगती रही है। ठीक है, अगर फ्री में ना लग रही होती तो कोई भी ना लगाता, तो इस वजह से अगर कोई ना लगाता तो फिर वैक्सीन का फायदा कोई फायदा नहीं, तो आइडियल वैक्सीन तो ना हुई ना। इस वजह से आइडियल वैक्सीन को लो कॉस्ट होना चाहिए, बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए। इंड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्सेज उसके लिए उसके हैं एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज हैं वो वाइड रेंज के ऊपर प्रोड्यूस करें। वंस अगेन इसको आप एफिकेसी के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कंपैटिबल विद को एडमिनिस्ट्रेटेड वैक्सीन, अगर एक वैक्सीन को आप दूसरी किसी वैक्सीन के साथ भी लगा रहे हैं, यानी एक वैक्सीन लगी फिर दूसरी वैक्सीन लगी, तो ये ना हो कि वो पहली वाली वैक्सीन के साथ जाके रिएक्शन करे और आपको नुकसान पहुंचाए। फ्रेंडली होनी चाहिए, एक वैक्सीन लगी हुई है साथ दूसरी वैक्सीन की अगर आप लगा रहे हैं तो आइडियल वैक्सीन कभी भी रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, कंपैटिबल होती है। स्टेबल जेनेटिकली एंड थर्मली, स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है, स्टेबिलिटी थर्मली क्यों जेनेटिकली क्यों जरूरी है कि जब काफ़ी टाइम के लिए वो वैक्सीन आपके पास मौजूद है तो ऐसा ना हो कि वो टेम्परेचर को देखते हुए ख़राब हो जाए। ठीक है, या फिर जो है वो अपना जेनेटिक सीक्वेंस जो उसके अंदर कोविड की बात कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली यही गुजरा है, तो उसका जीनोम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका जीनोम खराब ना हो, उसकी जो है वो जेनेटिकली वो स्टेबल हो, थर्मली भी स्टेबल हो। अब कोविड की लेट्स से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका। ठीक है, ये वैक्सीन बनी है इंग्लैंड और स्वीडिश लोगों ने मिलकर बनाई है, स्वीडिश साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो अगर आप इंग्लैंड और स्वीडिश लोगों को भी कंपैरिजन करें उनके टेम्परेचर का तो बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इस तरीके से है कि जो स्वीडन है वो नॉर्थ पोल के बिल्कुल साथ है जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होता है, -10, -10, 11, 12 इस तरह टेम्परेचर, और बर्फ़ ही बर्फ़ है, सही किस्म की टॉप की सर्दी आप कहें तो वो सर्दी होती है। इंग्लैंड भी एक सर्द मुल्क है लेकिन उस तरह की सर्दी -10, 11, 12 तक का टेम्परेचर 1-2 महीनों के लिए अगर आ भी जाए तो ऐसा नहीं है कि फुल टाइम वही रहेगा। फिर चलें ये दोनों फिर बड़े क्लोज हैं टेम्परेचर के हवाले से कह सकते हैं। अब मिडिल ईस्ट को आप उठा के देख लें, आप साउथ एशियन कॉन्टिनेंट को उठा के देख लें, यहाँ के टेम्परेचर में तो आप कह सकते हैं ना कि यूरोप और यहाँ के टेम्परेचर में तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब वो वहीं से यहाँ पर वैक्सीन आ रही है, तो यहाँ पर गर्मियों के अंदर टेम्परेचर 40 क्रॉस किया हुआ है इस बार में खाली। ठीक है, तो ये ना हो वो वहाँ पर वैक्सीन स्टेबल हो और यहाँ पर आने के बाद वो अपनी उसकी स्टेबिलिटी ख़राब हो जाए। सऊदीया दुबई में जाए तो वहाँ पर 50 से ऊपर टेम्परेचर होता है, वहाँ
ख़राब हो जाए, किसी सर्द ममालिक में जाए तो वहाँ पर भी ख़राब हो जाए। तो हर किस्म के टेम्परेचर के अंदर उसको स्टेबल होना चाहिए। ये भी आइडियल वैक्सीन की एक गुड फीचर है। तो ये तमाम फीचर्स अगर एक वैक्सीन में मौजूद हैं तो ये इसको हम आइडियल वैक्सीन का नाम देंगे। टाइम क्या हो रहा है? 440। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ वैक्सीन, ठीक है। टाइप्स ऑफ वैक्सीन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक लेक्चर का टॉपिक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वैक्सीन हम खत्म करेंगे तो फिर हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा एंटीसीरा का। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ वैक्सीन को भी स्टडी कर लेंगे और एंटीसीरा का 1 पेज का एक चैप्टर है, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो ये तीनों जो आपके चैप्टर्स हैं, ये तीनों आपके सेम कंसेप्ट के साथ प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। पहले आपने इम्यूनिटी को स्टडी किया, टाइप स्टडी की, फिर आपको पता चला इम्यून सिस्टम है क्या, इसका फंक्शन क्या है, ये एंटीबॉडीज क्या चीज़ें होती हैं, किन किन किस्मों की एंटीबॉडीज होती हैं, कौन सी एंटीबॉडी किस टाइम प्रोड्यूस होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल कौन सी होती हैं, उसके बाद नेचुरल कौन सी होती हैं। फिर उसके बाद आपने वैक्सीन को पढ़ा कि हमारी बॉडी में आर्टिफिशियली जो इम्यूनिटी हम एक्वायर करते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन, वो क्यों ज़रूरी है, वैक्सीन की इंपॉर्टेंस क्या है, वैक्सीन ना आने से पहले क्या कुछ हुआ करता था, वो हमने स्टडी किया। और आज के दौर में हमने इंपॉर्टेंस पढ़ा कि वैक्सीन की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो ऐसे ऐसे डिजीज़ हैं जो 100 साल पहले बिफोर 100 ईयर्स जो है वो उनको एक ख़तरनाक बीमारी तस्वर किया जाता था।